नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। दोस्तों, नेपाल ने सीधे तौर पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोला। एक तीसरे देश ब्रिटेन का नाम बीच में लाकर दिल्ली को आंखें दिखाने की कोशिश की। काठमांडू की सत्ता में बैठी बालन शाह सरकार को लगा कि भड़काऊ बयानबाजी करके वह घरेलू राजनीति में रातों रात हीरो बन जाएंगे। लेकिन चंद ही दिनों में इस अति उत्साह की हवा निकल गई। मोदी सरकार की खामोशी और सख्त कूटनीतिक रुख ने नेपाल के सत्ता के गलियारों में ऐसी हलचल मचाई कि नेपाल सरकार को अपने कदम तुरंत पीछे खींचने पड़े। हालत यह हो गई कि अचानक बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के नेपाल को अपना विदेश मंत्री शिशिर खनाल भारत भेजना पड़ा। ब्रिटेन का नाम लेकर भारत को नाराज करने वाले नेपाल ने घबराहट में अपना विदेश मंत्री दिल्ली क्यों भेज दिया है? आखिर अचानक भारत ने नेपाल की ऐसी कौन सी नब्ज दबा दी है जिसके बाद नेपाल भारत के आगे सरेंडर की स्थिति में आ गया है? दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह और उनकी सरकार के कुछ मंत्रियों ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद नई दिल्ली को नहीं थी। उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया कि नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है और इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष यानी ब्रिटेन की मदद ली जानी चाहिए। विदेशी मामलों में किसी भी तीसरे देश का नाम लेना, वह भी उस देश का जिसने कभी हम पर राज किया हो, कूटनीति की दुनिया में एक बहुत बड़ी लाल रेखा पार करने जैसा है। भारत ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बयानबाजी केवल अखबारों की हेडलाइन बनाने के लिए नहीं होती, इसके गंभीर परिणाम होते हैं। नेपाल की इस जेएनजी सरकार को शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उनकी यह घरेलू राजनीतिक चाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए भारी मुसीबत खड़ी कर देगी। दिल्ली ने कोई आक्रामक बयान नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुस्सा नहीं दिखाया। दिल्ली ने सिर्फ खामोशी ओढ़ ली और अपने दरवाजे ठंडे कर दिए। यही खामोशी काठमांडू में तूफान ले आई। नेपाल को अचानक यह एहसास हो गया कि भारत की नाराजगी का मतलब क्या होता है और आर्थिक तौर पर पूरी तरह से निर्भर एक देश के लिए दिल्ली से पंगा लेना कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। जब काठमांडू में घबराहट फैली तो डैमेज कंट्रोल यानी नुकसान की भरपाई का काम शुरू हुआ। दोस्तों, सत्ताधारी दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने तुरंत भारत की उड़ान भरी। यह दौरा कोई सामान्य दौरा नहीं था। लामिछाने दिल्ली पहुंचे और यहां उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीधे प्रधानमंत्री से हुई। बंद कमरों में हुई इन मुलाकातों में कोई ढोल नगाड़े नहीं बजे, बल्कि बेहद साफ और दो टूक शब्दों में नेपाल को उसकी हैसियत और भारत नेपाल रिश्तों की अहमियत समझा दी गई। दोस्तों, दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया कि सीमा विवादों पर किसी भी थर्ड पार्टी या तीसरे देश का दखल भारत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। लामिछाने को यह अच्छी तरह समझा दिया गया कि भारत की सहिष्णुता को कमजोरी समझने की भूल ना की जाए। जैसे ही लामिछाने नेपाल वापस लौटे, काठमांडू की सरकार हिल गई। उन्हें समझ आ गया कि मामला उनके हाथ से निकल चुका है और अगर तुरंत बड़े कदम नहीं उठाए गए तो इसके नतीजे नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था को भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, लामिछाने की रिपोर्ट के बाद नेपाल सरकार में इस कदर खलबली मची कि रातों रात नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा तय कर दी गई। दोस्तों, कूटनीति में जब कोई विदेश मंत्री अचानक किसी देश के दौरे पर जाता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है और उसे सुलझाने की तुरंत जरूरत है। खनाल अपने अनुरोध पर बिना किसी लंबी चौड़ी प्लानिंग के शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए। दोस्तों, उनका यह दौरा कोई रूटीन विजिट नहीं है, यह एक तरह का बचाव अभियान है। नेपाल की बालन सरकार अब डैमेज कंट्रोल मोड में है। उन्हें पता चल गया है कि उनके बेतुके बयानों ने दिल्ली में उनके प्रति जो अविश्वास पैदा किया है उसे पाटना बहुत जरूरी है। दोस्तों, खनाल अब एस जयशंकर के सामने इसी अविश्वास को कम करने और यह सफाई देने पहुंचे हैं कि नेपाल भारत के साथ कोई टकराव नहीं चाहता। यह दौरा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत विरोधी बयानों ने नेपाल को एक गहरे कूटनीतिक संकट में डाल दिया है। दोस्तों, अब जरा इस विवाद की जड़ों को आसान भाषा में समझते हैं। पहला बड़ा मुद्दा है लिपुलेख और कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता। भारत ने लिपुलेख तक एक शानदार सड़क बनाई है।
ताकि हमारे तीर्थयात्री आसानी से कैलाश मानसरोवर जा सके। यह इलाका रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन नेपाल ने इस पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया और अपनी संसद में एक नया नक्शा पास करके इस इलाके को अपना बता दिया। दोस्तों, दूसरा मुद्दा गंडक नदी का है। नदियां समय के साथ अपना बहाव बदलती हैं। गंडक नदी ने भी अपना रास्ता बदला, जिसके कारण जमीन के कुछ हिस्से इधर उधर हो गए। इसी प्राकृतिक बदलाव को नेपाल की सरकार ने जमीन कब्जाने का नाम दे दिया। अब जब शिशिर खनाल दिल्ली में एएस जयशंकर से मिलेंगे तो हैदराबाद हाउस में भारत का रुख बिल्कुल साफ होगा। भारत उन्हें पुराने दस्तावेजों और नक्शों के आधार पर समझाएगा कि बयानबाजी से जमीन के मसले हल नहीं होते। दोस्तों, इन विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच पहले से ही एक मजबूत सिस्टम बना हुआ है। टीवी के कैमरों के सामने चिल्लाने से नहीं, बल्कि टेबल पर बैठकर दस्तावेजों के आधार पर ही इन मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा। नेपाल को अपनी भौगोलिक और आर्थिक सच्चाई अच्छी तरह पता है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है। नेपाल का 80% से ज़्यादा व्यापार भारत के रास्ते होता है। पेट्रोल, डीजल से लेकर रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान भारत के बंदरगाहों और सड़कों से होकर ही काठमांडू पहुंचता है। दोस्तों, अगर भारत ने किसी भी कारण से अपने नियम सख्त कर दिए तो नेपाल में महंगाई और जरूरी चीजों की किल्लत हाहाकार मचा सकती है। दोस्तों, बालन शाह की सरकार ने अपनी अपरिपक्वता में यह सोच लिया था कि वे भारत को आंखें दिखाएंगे और जनता तालियां बजाएगी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था पर आंच आने की बात सामने आई तो सारा राष्ट्रवाद हवा हो गया। नेपाल को समझ आ गया कि उसकी प्रगति, उसका विकास और उसकी स्थिरता में भारत की भूमिका सबसे अहम है। खुली सीमा और आर्थिक निर्भरता ने नेपाल को भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए मजबूर कर दिया है। काठमांडू को अब साफ दिख रहा है कि टकराव से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, केवल सहयोग से ही उनका देश आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक अदृश्य खिलाड़ी भी है और वह है चीन। नेपाल की राजनीति में पिछले कुछ सालों में चीन का दखल बहुत तेजी से बढ़ा है। नेपाल के कुछ नेता भारत पर दबाव बनाने के लिए अक्सर चीन का कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बालन शाह की सरकार हालिया बयानों के पीछे भी कहीं ना कहीं यह मानसिकता काम कर रही थी कि अगर भारत नाराज हुआ तो चीन हमें संभाल लेगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में इतनी सरलता से काम नहीं होता। भारत की रणनीतिक स्थिति नेपाल के लिए अपूरणीय है। भारत महसूस करता है कि नेपाल की नई सरकार में अनुभव और परिपक्वता की भारी कमी है। इसलिए नई दिल्ली ने इस मामले को बहुत ही धैर्य और कूटनीतिक सूझबूझ के साथ संभालने का फैसला किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नेपाल की जनता और वहां की सरकार के बीच फर्क करना जरूरी है। भारत पुराने बयानों पर बेवजह नाराजगी जताकर रिश्तों को और खराब करने के पक्ष में नहीं है। इसके बजाय भारत नेपाल को यह महसूस करा रहा है कि उनके हित भारत के साथ जुड़कर ही सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, आज जब हैदराबाद हाउस में शिशिर खनाल और एस जयशंकर आमने सामने होंगे तो कोई कड़वाहट नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन बातें बिल्कुल खरी खरी होंगी। भारत की कोशिश यह समझाने की होगी कि फिजूल की टिप्पणियों से कोई भी सीमा विवाद नहीं सुलझने वाला। एस जयशंकर, जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, नेपाल के विदेश मंत्री को द्विपक्षीय संबंधों का एक रियलिटी चेक देंगे। मुलाकात का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। नेपाल चाहता है कि भारत उनकी सरकार पर भरोसा करे और उनके द्वारा की गई गलतियों को माफ कर दे। वहीं भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नेपाल अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों या विदेशी ताकतों के लिए ना होने दे। दोस्तों, सीमा विवाद से लेकर सुरक्षा चिंताओं तक हर मुद्दे पर एकदम पारदर्शी तरीके से बात होगी। यह मुलाकात इस बात को तय करेगी कि नेपाल की वर्तमान सरकार अपनी विदेश नीति को समझदारी से चलाएगी या फिर से कोई बचकानी हरकत करके खुद को मुसीबत में डालेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भावनाओं, सोशल मीडिया की लोकप्रियता या भड़काऊ भाषणों से नहीं चलती। यह यथार्थवाद, शक्ति संतुलन और आपसी निर्भरता पर चलती है। नेपाल की बालन सरकार ने एक बड़ा जुआ खेला था जो पूरी तरह से फेल हो गया। अब वे उसी भारत के सामने कूटनीतिक संतुलन बनाने की गुहार लगा रहे हैं जिसे वे कल तक आंखें दिखा रहे थे।
भारत ने इस पूरे संकट के दौरान गजब का धैर्य और परिपक्वता दिखाई है और भारत ने साबित कर दिया है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ एक बड़े भाई की तरह पेश आता है, जो गलतियों पर शक्ति भी दिखाता है और जरूरत पड़ने पर सही रास्ता भी सुझाता है। नेपाल के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है। उन्हें यह समझना ही होगा कि उनके देश की भौगोलिक स्थिति उन्हें भारत के साथ एक अटूट बंधन में बांधती है, जिसे कोई भी राजनीतिक बयानबाजी तोड़ नहीं सकती। तो दोस्तों, नेपाल के इस कूटनीतिक यू टर्न और भारत की इस शांत लेकिन बेहद असरदार कूटनीति पर आपका क्या सोचना है? क्या नेपाल अपनी इस गलती से कोई परमानेंट सबक सीखेगा या फिर कुछ समय बाद दोबारा चीन के इशारे पर भारत को उकसाने की कोशिश करेगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।